everyone, welcome to my channel. Let's read and learn with Jyotsna. This is part 3 of the NCERT class 10th chemistry chapter 1 chemical reactions and equations, and today's topic is displacement reaction. इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल्सो हमने बायोलॉजी भी क्लास 10th की कंप्लीट कर ली है, तो वो सब वीडियोस आप लोग ज़रूर देखिएगा जिन्होंने वो नहीं देखी हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसी चैप्टर का, पार्ट 3 देखने से पहले, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है वही देखेंगे कि क्या होती है। सबसे पहले एक्टिविटी 1.9 दी हुई है, उसको देखते हैं, उसी से समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है। टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन नेल्स यानी 3 कीलें लेनी है लोहे की, और क्लीन दम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, उन्हें साफ करना है सैंड पेपर से रब करके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक को मार्क कर देंगे ए, एक को मार्क कर देंगे बी। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 10 ml हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. तो 2 आयरन नेल्स को जो है हमें थ्रेड से बांधना है और उन्हें डुबो देना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब बी में 20 मिनट्स के लिए, और एक आयरन नेल को हमें साइड रख लेना कंपैरिजन के लिए। तो जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है। और इसमें हमने 2 आयरन नेल्स जो है थ्रेड के थ्रू बांध दी और हमने उसे कॉपर सॉल्यूशन में डुबो दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर 20 मिनट्स के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो है हमें इन नेल्स को निकाल लेना है, कीलों को निकाल लेना है बाहर। और क्या करना है, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। और हमें कंपेयर करना है कि ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है कि कौन सा ज़्यादा डार्क है और कौन सा नहीं है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर का, कि टेस्ट ट्यूब ए और बी में। क्योंकि ए वाले में हमने कुछ भी नहीं, कोई भी आयरन नेल नहीं डाली थी, बस उसे हमने सिर्फ सॉल्यूशन डाला हुआ 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो और बी वाले में हमने आयरन नेल्स डाली हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो क्या कलर चेंज आता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, कंपेयर करना है हमें ए और बी दोनों में से। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद वन केप्ट असाइड। और ऑल्सो हमें जो आयरन नेल्स जो हमने डुबोई थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में, उनका भी कलर जो है हमें कंपेयर करना है किससे, जो एक जो कील हमने, जो आयरन नेल हमने अलग से साइड में रखी हुई थी उससे। ये क्या चेंजेस आते हैं दोनों ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और दोनों ही नेल्स में। तो हम क्या देखेंगे, ये देखिए इसमें दिया हुआ है डायग्राम में, आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए इस बी वाले में क्या करा हुआ है इसने, कि ये वाली जो आयरन नेल है ये वो है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नहीं रखी थी, ये साइड में रखी हुई थी, ये वो वाली है। और ये वो है जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली थी, 20 मिनट के लिए इसको डुबो के रखा था और फिर उसको निकाल लिया था। ऑल्सो तो हमें कलर डिफरेंस दिख ही रहा है कि जो आयरन नेल्स नॉर्मली जो होती है उसका कलर जो होता है वो दिख रहा है, और जो इस वाला जिसे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा था उसका कलर चेंज हो चुका है। ऑल्सो जो हमारा टेस्ट ट्यूब ए में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, वो तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि उसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। बट जिसमें हमने आयरन नेल्स इमर्स की थी उसमें क्या हुआ है, देख रहे हैं कलर चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हुआ है, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। तो हम देख रहे हैं ब्राउनिश कलर की हो गई है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो हमने डुबोई थी, और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड की हो गया टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें हमने आयरन नेल्स डुबोई थी। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। ऐसा इसलिए हुआ है कलर चेंज क्योंकि ये जो रिएक्शन जो इन्होंने लिखी है इसमें ये वाली रिएक्शन होती है। Fe मतलब आयरन, आयरन किस में लिया था हमने, आयरन नेल्स ली थी आयरन के लिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया ही था एक्वस फॉर्म में। फिर जो रिएक्शन इसके बीच होती है उसमें क्या होता है, कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस होकर इसकी जगह पे आयरन आ जाता है, ठीक है। और अलग से हमें
कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। तो फेरस सल्फेट जो ये बना है, आयरन ने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आयरन ने क्या करा है, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद ज्वाइन हो गया और कॉपर जो है अलग आ गया हमारे पास। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आएगा, दिख ही रहा है, उन्होंने फिजिकल स्टेट्स लिखी हुई हैं। और जो हमें फेरस सल्फेट मिलेगा, ये जो इसके साथ सल्फेट्स ग्रुप के साथ जुड़ गया है, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा। और ये रिएक्शन होती है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड, तो क्या कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या किया है, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, कि आयरन ने क्या किया कि डिस्प्लेस कर दिया या हटा दिया किसे, एलिमेंट कॉपर को, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा के आयरन खुद जाके ज्वाइन हो गया। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे या रिमूव कर दे उसके कंपाउंड से या एक फॉर्मूला से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो। तो अगर इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या कह सकते हैं, ए केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें मोर एक्टिव एलिमेंट और लेस एक्टिव एलिमेंट का कहाँ से चक्कर आएगा, तो ये जो डिस्प्लेस करेगा एलिमेंट, वो जो है कब डिस्प्लेस कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से, जब अगर पहले वाला एलिमेंट जो डिस्प्लेस कर रहा है वो उससे मोर रिएक्टिव हो। जैसे आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद ज्वाइन हो सकता है। अगर आयरन जो है कॉपर आयरन की जगह कोई ऐसा एलिमेंट होता जो कॉपर से कम रिएक्टिव होता, जैसे कि मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसा कोई एक एलिमेंट होता है साथ में इसके, तो वो इस कॉपर से कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी कौन सा जो है एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा किससे कंपैरिजन में रिएक्टिविटी में ज़्यादा और कम है। तो ये हमने 9th क्लास में आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पढ़ी थी। ठीक है, तो उसी सीरीज़ को याद करना है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के लिए हमें वो रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, वट क्या सीरीज़ थी, और सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो हमने देखा था कि क्या थी वो सीरीज़, सबसे ऊपर था पोटेशियम, पोटेशियम के लिए हम यूज़ करते हैं के सिंबल, फिर था, फिर उससे ज़्यादा उससे कम रिएक्टिव कौन है, सोडियम। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट प्लेस पे ये है तो सेकंड पे ये होगा। फिर उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम, उसके बाद बेरियम, Ba। ठीक है, और फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैं यहाँ लिख देती हूँ, और एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, आयरन और निकल, टिन, तो ये निकल है। और टिन के लिए क्या होता है, Sn। फिर टिन के बाद क्या आएगा, लेड आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, उसके आगे की सीरीज में लिख देती हूँ, लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और फिर मरकरी, और उसके बाद सिल्वर, Ag, और लास्ट में Au। यानी कि ये जो Au क्या है, गोल्ड का सिंबल है। गोल्ड, मर्क, सिल्वर, ये सब क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो यानी सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है, फिर उससे ज़्यादा सिल्वर है, फिर उससे ज़्यादा मरकरी है, फिर कॉपर है, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन है, उससे ज़्यादा लेड है, और लेड से पहले हमने देखा था क्या था, टिन था। तो अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिखिए, नहीं तो जैसे उसमें दी हुई थी कि सब जो है लाइन वाइज दिए हुए थे, एक ऐसे कैसे दिए हुए थे, कैल्शियम, सोडियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम। ठीक है, और उसके बाद था मैग्नीशियम, ऐसे ऐसे लिखी हुई थी। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगी, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। तो रिएक्टिविटी कैसे चेंज हो रही होगी, ये जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा ऊपर, है ना, सबसे ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे।
यानी रिएक्टिविटी जो है, अगर मैं सारे यहाँ लिख दूंगी तो एरो जो है रिएक्टिविटी का ऊपर जा रहा होगा, मतलब मोर रिएक्टिव ऊपर है सबसे और लेस रिएक्टिव सबसे नीचे होगा। और वो मैंने पूरा आपको अभी लिख के बता दिया कौन सा किसके बाद होगा। एल्युमिनियम के बाद होगा जिंक, फिर आयरन, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मरकरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। तो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। नहीं तो आपके पास अगर 9th क्लास की बुक्स हैं तो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। और मैं जब नोट्स प्रोवाइड करूँगी तब आपको मैं ज़रूर दूंगी ये रिएक्टिविटी सीरीज़। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें याद होनी चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने का फ़ायदा है। क्योंकि अब एमसीक्यू में वो पूछ सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है इसको किसी सॉल्यूशन में से इसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा नहीं। तो वो आपको लेस रिएक्टिव मेटल्स भी दे सकते हैं और ऑप्शन में, और मोर रिएक्टिव भी दे सकते हैं। तो आप उसमें से आंसर मार्क कर पाएंगे अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी कि कौन सा, अगर जिस मेटल को डिस्प्लेस करना वो लेस रिएक्टिव है उस मेटल से जो उसको डिस्प्लेस करेगा, तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने हाइड्रोजन भी रिएक्टिविटी सीरीज में बताया। तो हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है, फिर भी हमने उसको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में, बाकी सारे मेटल्स ही थे, उसमें क्यों हमने इंक्लूड किया है इसको? क्योंकि जो है हाइड्रोजन जो है वो भी मेटल्स की तरह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, और पॉजिटिव आयन बनाता है H+। पढ़ा है ना ये 9th क्लास में। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो लूज कर देता है और H+ बना देता है। ठीक है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको, ये मेटल्स की तरह ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, इसलिए हमने इसको इस सीरीज में कर लिया है इंक्लूड। बाकी आपको दूसरे मेटल्स याद होने चाहिए, इसका इतना वो नहीं है। तो देखते हैं बाकी रिएक्शंस। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर जो है अलग से निकल आएगा। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है ये, रिएक्शन देखे कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है कि डिस्प्लेसमेंट है। तो जब तक आपको ये पता ही चल रहा होगा देख के कि जिंक ने जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद लग गया और कॉपर जो है अलग से सॉल्यूशन में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो ये पहचानना आना चाहिए। और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी देख सकते हैं कि फिर 4 ऑप्शन देंगे, क्या आएगा यहाँ पे क्या नहीं आएगा, तो ये सब पता होना चाहिए। दूसरी रिएक्शन है, ये पीबी क्या है, लेड, और ये कॉपर क्लोराइड वाले सॉल्यूशन में से कॉपर को फिर से, क्यों, क्योंकि हमने देखा था ये जो जिंक है, लेड है, ये सब कॉपर से ऊपर थे, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की साइड थे, यानी कॉपर से ऊपर थे सीरीज में। इसलिए ये सब जो हैं उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके ही उसमें से, कंपाउंड में से। ठीक है, अगर कॉपर से नीचे वाले एलिमेंट्स जैसे कि मरकरी, सिल्वर और गोल्ड थे, वो आ जाएंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे कॉपर को कॉपर सल्फेट में से या उसके किसी और कंपाउंड में से। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो ये रिएक्शन, ये रीज़न भी वो पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो उसको डिस्प्लेस कर पा रहा है और कॉपर को उसमें से। राइट, तो उसका आंसर यही है कि वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, अब हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें अब क्या कह रहे हैं, टेक about 3 ml of sodium sulfate and in the test tube, in another test tube take about 3 ml of barium chloride solution। ठीक है, एक एक उसमें हमें क्या लेना है, 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेना है और दोनों ही सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो देख रहे हैं कि एक में सोडियम सल्फेट था जैसे कि उन्होंने बोला और एक में क्या है, बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इसको इसमें डाल दिया। राइट, तो यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। तो हम क्या देखेंगे, एक वाइट सब्सटेंस बन जाएगा जो इनसॉल्युबल होगा वाटर में। ठीक है, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको प्रेसिपिटेट की एक तरीके से डेफिनेशन है कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं।
ठीक है। प्रेसिपिटेट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, उसमें हमने देखा था जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए थे और सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। सॉरी, उसमें नहीं, वो लेड नाइट्रेट वाले रिएक्शन में देखा था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था, है ना। तो इसमें भी क्या है, एक हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन? कोई भी रिएक्शन जो एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करे उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को करते हुए अगर हमें कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो हम उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल देंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब ये जो हमने रिएक्शन कराई है इसको अब देखते हैं कैसे होगा। तो क्या था, सोडियम सल्फेट था एक्वस फॉर्म में, बेरियम क्लोराइड वो भी एक्वस फॉर्म में था, दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट। यानी कि क्या हुआ है, बेरियम सल्फेट मिल रहा है, यानी यहाँ से सोडियम हट के बेरियम लग रहा है यहाँ पे, है ना, सल्फेट के साथ जुड़ रहा है। और दूसरा क्या मिल रहा है, NaCl, जो बेरियम के साथ क्लोरीन बचा था उसके साथ कौन जुड़ जाएगा, कि ये जो Na आएगा ये सोडियम जो आएगा जो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही कंपाउंड्स में जो हमने लिए दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इस वाले में से इस वाले में से सोडियम डिस्प्लेस हो रहा है और बेरियम लग रहा है, और इस वाले में से एंड सोडियम लग रहा है और बेरियम डिस्प्लेस हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना, दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा सिर्फ एक ही एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा था, एक की ही बात हो रही थी। लेकिन डबल हो गया तो डबल वैसे भी किसके लिए क्या बता रहा है, डबल यानी दो दो चीज़ों की बात हो रही होगी। रूट वर्ड है दो दो के लिए वो, है ना। तो यानी दो डिस्प्लेसमेंट हो रही होंगी एक ही रिएक्शन में, इसलिए उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल आपके सामने ही है, राइट। व्हाट कॉजेज दिस, तो ये कैसे हुआ, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO2 SO4 2 माइनस एंड Ba2 प्लस। ये जो प्रेसिपिटेट जो वाइट कलर का बना है बेरियम सल्फेट का, वो कैसे बना है, किसकी रिएक्शन की वजह से, जो ये सल्फेट आयंस जो हैं, यहाँ से जो ये सल्फेट आयंस बनेंगे जब सोडियम यहाँ से डिस्प्लेस होगा, सोडियम तो अलग हो जाएगा यहाँ से, तो ये SO4 ये जो इसके साथ Na2 है ना, ये 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है सल्फेट आयंस जो बन रहे हैं, ये Na जो है इधर आके क्या होगा, ये प्लस आयन बना लेगा, है ना, और ये माइनस का साइन हो गया, ये नेगेटिव आयंस हो गए, ये पॉजिटिव आयंस हो गए, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, ठीक है। और उसका क्या होगा, वो Ba+ और Cl माइनस, लेकिन दो बन रहे होंगे, वो बाकी बैलेंसिंग में हम देख लेंगे। Cl- ये दो आयंस बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये Ba+ जो इस वाले नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा जाके, और ये Na+ इस वाले नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा जाके। तो इस वजह से जो है फिर बेरियम सल्फेट जो है, जो फिर बेरियम सल्फेट बनेगा वो प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट कलर का। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमने देखा सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और कैसे बन रहा है वो भी देख लिया। विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, जो क्या रहेगा, सोल्यूशन में ही रहेगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने देखा एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा था, ठीक है ना। तो जो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a chemical reaction in which both the reactants get decomposed to form new substances by exchanging their ions या radicals is known as a double displacement reaction. और बाकी ये जो NCERT की है वो ज़्यादा इजी है, तो आपको ये कर लेना चाहिए, राइट। रिकॉल एक्टिविटी 1.2 वेयर यू हैव मिक्सड द सॉल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट, ये देखा उन्होंने भी दे दिया, लेड नाइट्रेट का भी मैं बता रही थी ना, एंड पोटेशियम आयोडाइड जो हमने करा था कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड बनाया था। विच वॉज द कलर, वट वॉज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, कौन क्या कलर था, मैंने अभी बताया भी, येलो कलर का बना था। कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, क्या उसका कंपाउंड का जो है नेम बता सकते हैं। तो ये आपको 1.2 एक्टिविटी को देखेंगे तो आपको पता चली जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, ज़रूर कीजिएगा इस चीज़ को, राइट। और क्या पूछा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखी हुई थी वहाँ पे। और क्या था, इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, तो उसके लिए हमें वो रिएक्शन देखनी पड़ेगी।
उसके लिए हम चलिए देख ही लेते हैं उसको एक बार एक्टिविटी 1.2 में फटाफट से। क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था और उसका क्या कंपाउंड का नाम क्या था, क्या है 1.2 एक्टिविटी 1.2 किधर है, ये रही देखिए, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन और ये सब है ना। तो इसमें हमें बताना है कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में जो हमने क्या डाला था, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाला था, तो क्या ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और क्या प्रेसिपिटेट बना था, और जो प्रेसिपिटेट बना था उसका जो है क्या फॉर्मूला था। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है, तो वही बात आ गई जिस तभी मैंने कहा मेरी पहले की वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरा उसकी इक्वेशन भी दी है और उसका पूरा एक्सप्लेन किया है एक्टिविटी को, राइट। इक्वेशन दी थी और समझाया था येलो प्रेसिपिटेट किसका बना था। चलिए मैं वो बता देती हूँ कि किसका बना था, लेड आयोडाइड का, और उसको कंपेयर करके देखिएगा कि दोनों जो हैं हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट हैं या नहीं है। इसको अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, है ना, क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड, यही है येलो कलर का प्रेसिपिटेट। अब इसका फॉर्मूला वार्मूला सब मैंने पार्ट 1 में देखा था, प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। पोटेशियम और साथ में बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो हमें दिख रहा है लेड नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और पोटेशियम आयोडाइड से लेड आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम और आयोडीन वाले आयंस बन रहे होंगे। लेड नाइट्रेट में लेड और लेड जो है वो पॉजिटिव आयन बना रहा होगा और नाइट्रेट के नेगेटिव आयंस होंगे। फिर क्या होगा, पोटेशियम जो है नाइट्रेट से जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि पोटेशियम भी पॉजिटिव आयंस बनाएगा, आयोडाइड के नेगेटिव आयंस बनेंगे, और जो लेड है वो आयोडाइड से जुड़ जाएगा, तभी येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है लेड आयोडाइड का। ठीक है, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला जानने के लिए मेरी वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखिएगा इस वाले चैप्टर की, राइट। अब आगे देखते क्या है, ये हमने पढ़ लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आना है हमें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करना अब हमें सॉरी, एक्टिविटी 1.11 क्या बोल रहे हैं वो, कि ये जो है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, एक चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर हमें लेना है, ठीक है। और उसे फिर क्या करना है, हीट करना है, और फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर क्या ऑब्जर्व करेंगे ये बताइए। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है कि ये चाइना डिश है, इसमें कॉपर पाउडर रखा हुआ है, ये ब्राउन कलर का जो दिखाया है, और उसे फिर बर्नर पे हमने रखा है और इसे हीट कर रहे हैं। ये जो हमें बीच में दिख रहा है ये वायर गोज होता है, जो वायर का बना हुआ नेट टाइप होता है, इसी के ऊपर रख के हम मोस्टली चीज़ें हीट करते हैं केमिस्ट्री लैब में। ये ट्राईपोड स्टैंड है, दिख ही रहा है ऐसे, और ट्राईपोड इसलिए क्योंकि इसकी 3 लेग्स होती हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, और थर्ड लेग यहाँ होती है, ठीक। और क्या है, बर्नर है, तो हमने हीट कर रहे हैं तो क्या हमें मिलेगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। जो सरफेस है जो कॉपर पाउडर का, वो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी किसकी, ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड की। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो क्या ये जो ब्लैक सब्सटेंस बना है वो क्यों बना है, दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडिड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है बना है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ऐड हो गई कॉपर में। मैंने बताया बर्निंग की जहाँ बात आई है, और एयर में वैसे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हम बर्न भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इस कॉपर के साथ जो है रिएक्ट करेगी, और हीटिंग कर दी हमने तो फिर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, राइट। अब इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल,
यानी कि ये जो हीटेड मटेरियल क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड जो बना है, इसके ऊपर से अगर हमने हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। तो जो ब्लैक कोटिंग जो उसके ऊपर सरफेस पे बन गई है वो क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, क्यों, क्योंकि जो है रिवर्स रिएक्शन होगी। मतलब कॉपर ऑक्साइड में देख रहे हैं क्या करा हमने, हाइड्रोजन पास करी और फिर इसे हीट करा, तो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगी, क्या होगा, कॉपर हमें मिल जाएगा वापस फिर से और वाटर अलग से बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, पहले इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था कॉपर के साथ, तो ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा था। अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास करवा के CuO को यानी कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। देख रहे हैं, ऑक्सीजन हट गया वहाँ से और वाटर बना लिया H2 के साथ जुड़ के। ठीक है, और हमें फिर से कॉपर मिल जाएगा। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर एक कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के दौरान, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जैसे कॉपर क्या कर रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लूज कर देता है एक रिएक्शन के दौरान, इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस, तो उसे हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गया। जैसे कि ये सेकंड रिएक्शन में क्या था, ये कॉपर ऑक्साइड था, जब हमने इस पे हाइड्रोजन पास करवाई तो कॉपर ने जो है क्या करा, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, छोड़ दिया ना, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड जो है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इन रिएक्शन कौन सी, 1.29 ये वाली, द कॉपर टू ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, देखा कॉपर ऑक्साइड जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, इसलिए वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, क्या हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जहाँ जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन हट जाएगा उसको हम कहेंगे वो रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो एक रिएक्टेंट ये था और एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन था, तो ये क्या हो रहा था, ये रिड्यूस हो रहा था, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था और एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा था। ऑक्सीडाइज होने वाला कौन सा है, हाइड्रोजन, रिड्यूस होने वाला कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या फिर इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं कंबाइन करके। क्यों, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन, जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा वहाँ पे, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, कोई सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को गेन कर रहा होगा, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और जहाँ पे सिर्फ रिडक्शन होगा, यानी कि कोई एक सब्सटेंस जो है रिड्यूस कर रहा होगा, उसमें से ऑक्सीजन जो है हट रहा होगा, वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। लेकिन दोनों ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों ही किसी एक रिएक्शन में हो रही हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अगर अब यहीं मैं बात करूँ कि ऑक्सीडेशन की, फिर हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एडिशन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में पढ़ा था पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में भी देखा था उसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो एक्टिविटी हमने की थी मैग्नीशियम रिबन से, उसे हम बर्न कर रहे थे, तो एटमॉस्फेरिक जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ मिलके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो उसमें मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो उसका क्या हो रहा था, एक तरीके से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी मैग्नीशियम क्या हो गया था, ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, है ना। पूरी रिएक्शन जो है क्या थी, ये सॉरी, साफ सुथरा लिख देते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, फिर हमने इसको वो किया था, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये इसमें दिख रहा है ना, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा था, यानी मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तभी तो MgO बन रहा है जुड़ के। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल हो सकता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन हम डालेंगे, ऐड करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी।
ठीक है, आगे देखते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में हमने देखा कि अगर जो ऑक्सीजन हट रही है, रिमूव हो रही है, तो हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये CO। क्या मिलेगा हमें, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें देखा कि यहाँ से जो कॉपर ऑक्साइड में से कॉप ये ऑक्सीजन हट गया है, तभी हमारे को यहाँ पे सिर्फ कॉपर मिल रहा है। और इस CO में सिर्फ एक ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई, ये जो वाली ऑक्सीजन है यहाँ के ऐड हो गई। तो यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ, है ना। तो हमें फ़िलहाल रिडक्शन ध्यान रखना, तो हम कहेंगे कि ये रिडक्शन है। ये जो NCERT में भी दिया हुआ है, सिर्फ रिडक्शन पूछे तो ये वाला बता सकते हैं आप, जिसमें सिर्फ रिडक्शन बताएंगे कि भाई रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। मैंने बताया उसमें भी यही कर सकते हैं। राइट, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू जिंक प्लस कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है जिंक ऑक्साइड में, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो एक ऐसी रिएक्शन है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों है, तो रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन है, फिर HCl है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, क्लोरीन हमें अलग से निकलती हुई दिख रही है। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था, अब हमें क्या मिल गया उसकी जगह पे, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जो था वो हट गया। तो यानी इसका क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। राइट, ऐसे ही और क्या कह सकते हैं, ये HCl की जगह पे हमें दिख रहा है, एच हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, वाटर बन रहा है और Cl अलग से निकला हुआ है। तो यानी इसका क्या हुआ, इसमें एडिशन हो गई किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन 1.31, ये वाली ये दिख रही है यहाँ पे, और 1 पॉइंट कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, ये हमें अभी हमने पढ़ ही लिया। और 1.32 में क्या है, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2, ये हम पढ़ चुके, उस चीज़ को उसने लिख के बताया कैसे लिखना है। From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. तो अभी तक तो हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देख रहे थे कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। इसी को हम अगर हाइड्रोजन के उसमें देखें, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन को लूज करे, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड हो गया है वो। ऑक्सीजन को गेन करे या फिर हाइड्रोजन को लूज करे, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और अगर सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन को लूज करे, तब तो हम कह ही रहे रिडक्शन है, लेकिन हाइड्रोजन को गेन कर रहा हो तो उसे कहेंगे वो रिड्यूस हो गया, और रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। तो बात समझ आई, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है और माइनस हो रहा हो हाइड्रोजन, तो वो कैसी रिएक्शन है कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जो ऑक्सीजन को माइनस कर रहा हो और हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रही हो, तो मतलब जिससे रिस्पेक्ट में बात हो रही है वो ऐड हो रहा होगा, जैसे ये आ रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन और वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। लेकिन उसका उल्टा होगा दूसरा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का क्या काम, ठीक है। तो यानी वो माइनस हो रहा होगा, हट रहा होगा। और हाइड्रोजन वाले में यानी रिडक्शन हम देख रहे हैं, उसमें हमने देखा था ऑक्सीजन जो हट रही होती है, या फिर हम कहें हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा होता है। तो दो रिस्पेक्ट में हमारे को ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो है डेफिनेशंस है। अब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमने देख लिया कि ऐड हो रहा हो या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन है, और रिमूव हो रहा हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो तो रिडक्शन है। अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तब हम यही कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो उल्टा हो जाएगा इसका, कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिमूवल और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होगा, एडिशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल वैसे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने बहुत दे दिए हैं, उसी को मैंने बोला ये एनसीईआरटी के सारे ये जो रिएक्शंस हैं अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इसी में से आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन बता सकते हैं।
नहीं तो और एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन वाले रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये Cl2 क्लोरीन गैस की फॉर्म में है। इसको मैं फिजिकल स्टेट लिख दूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, मैंने पढ़ा भी था हमने कि जहाँ ज़रूरी हो वहीं लिखना है। उसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 2HCl बन जाएगा। ठीक है, तो हमें देखा क्लोरीन में हमने हाइड्रोजन ऐड करी है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, हाइड्रो वो रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ऐसे ही सल्फर में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। क्या होती है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। ठीक है, तो ये अभी क्या हो रहा है, सल्फर में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन है ये। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीडेशन में देखूँ, तो ऑक्सीडेशन वाले में तो आप ये जो ऊपर दी हुई है ना, इसी उसी के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे कि ये कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाला था, वो बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं और बता ही देती हूँ। H2S में अगर हम Cl2 डालें तो हमें मिल जाएगा 2HCl प्लस सल्फ़र अलग से। तो ये जो हमें ये क्या हो रहा है, यहाँ से जो है हाइड्रोजन जो है सल्फ़र के साथ से रिमूव होगी, तब जो सल्फ़र अकेला मिला, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ गया जाके, Cl के साथ, तो ये मिल रहा है। तो यहाँ पे सल्फ़र का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो रही है। राइट, तो ऐसी रिएक्शंस भी आ सकती हैं जिसमें आपसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछा जा सकता है, चाहे वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो, चाहे वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो। तो प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा, इस चीज़ को 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे खुद ही मन में एक बार, कि कौन सा रिएक्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या डेफिनेशन है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या डेफिनेशन है, तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एक बार रिवाइज करेंगे बैठ के तो याद हो जाएगा सब कुछ, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोरोजन। ये मैंने जैसे कि आपको सिलेबस वाली वीडियो में, जिसमें मैंने सिलेबस बताया था, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं टर्म 1 में, और कौन से टर्म 2 में आ रहे हैं, और कौन सा पार्ट जो है हर एक चैप्टर में से डिलीट हो गया है। उसमें मैंने बताया था कि कोरोजन वाला जो ये टॉपिक है ये पूरा डिलीट हो चुका है, बट मैंने ये भी बोला था कि हम पढ़ लेंगे, जिससे कि, क्योंकि ये बाकी टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं क्या है कोरोजन। क्रोजन क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जो हमने देखा है कि जो आयरन की जो आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो आयरन से बनी, लोहे से बनी चीज़ें होती हैं, वो कैसी होती हैं, शाइनी होती हैं जब वो नई नई होती हैं। बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है अगर हम उन्हें तो कुछ समय के लिए ऐसे रखा छोड़ दें, है ना। कभी मतलब कुछ टाइम हो गया अगर उन्हें यूज़ नहीं करें और वैसे ही रखे रहें, तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उसको, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम कहते हैं ना जंग लग गया लोहे की चीज़ पे, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं रस्ट हो। जंग को क्या बोलते हैं, रस्ट। और प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ठीक है, सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। तो सिर्फ जो है आयरन ही नहीं, और भी मेटल्स ऐसे हैं जो ऐसे ही इसी वे में जो है थोड़े से खराब हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर व्हेन अ मेटल इज अटैक। तो एक मिनट, कॉपर और सिल्वर में भी आपने कोटिंग देखी होगी। कॉपर और सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, बर्तन कह लीजिए या कोई और, सिल्वर की तो ज्वेलरी देखी होगी कैसे काली पड़ जाती है, ब्लैक ब्लैक। और कॉपर जो है थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है, या वो भी थोड़ा सा ब्लैकिश उस पर भी चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, क्या हो रहा है, टार्निश हो रहा है, उनके ऊपर कोई एक दूसरी कोटिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, वो रस्टिंग एक तरीके से हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे रस्टिंग पढ़ रहे हैं तो आयरन के उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, तो कोई भी मेटल जिसके ऊपर अगर अटैक हो रहा है किसी का, जैसे कि मॉइस्चर हो, एसिड्स हो, इनके, ये सब अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं मेटल के, तो इट इज सेड टू करोड। तो हम कहते हैं कि वो खराब हो रहा है, करोड हो रहा है, करोजन हो रहा है उसका। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। तो इसको कहते हैं करोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, देखा बोला ना, सिल्वर पे कैसी कोटिंग आती है, ब्लैक। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे कैसी आती है, ग्रीन कलर की। ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं कोरोजन के। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। कोरोजन से क्या होता है,
जो कार की बॉडीज़ हैं वो भी मेटल से बनी होती है, उनकी बॉडीज़ पे भी डैमेज हो जाता है कोरोजन की वजह से। ब्रिजेज़ में जो हम मेटल्स यूज़ किए होते हैं, आयरन रेलिंग्स वगैरह, और शिप्स में भी मेटल यूज़ होता है कहीं न कहीं, ठीक है? तो उन सब में क्या होता है, कोरोजन की वजह से क्या होता है, वो डैमेज हो जाते हैं। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी मेटल से बनते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, कोरोजन के से डैमेज होते ही होते हैं। स्पेशली दोज ऑफ आयरन, इसमें भी स्पेशली किसकी बात हो रही है, आयरन की, वो ज़्यादा ख़राब होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो कोरोजन जो है आयरन का, वो क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। हर साल जो है बहुत सारा पैसा जो है लगाया जाता है, खर्च किया जाता है किसके ऊपर, कि जो डैमेज आयरन का हुआ है उसे रिप्लेस करने के लिए। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। Rancidity. Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food materials left for a long time? क्या आपने कभी जो है टेस्ट किया है या फिर स्मेल किया है, जो भी फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं, अगर उन्हें थोड़े दिनों के लिए, लंबे समय के लिए छोड़ दें ऐसे ही, तो उनमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है, बेकार सी, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, जब फैट्स और ऑयल्स जो हैं ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो वो कैसे हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। हम कहते हैं ना, सड़ गई चीज़ खराब हो गई, इसमें से बदबू आ रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है, टेस्ट भी गंदा सा हो गया। तो वो क्या है, क्योंकि जो उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स थे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे हो जाएंगे, वही एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एयर के कांटेक्ट में आएंगे, तो लंबे समय के लिए ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, या जिन ज़्यादातर जो है, जो सब्सटेंसेस जो इस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहा है, तो उसका एंटी हो गया ना। एंटी टेररिस्ट क्या होता है, जो टेररिस्ट के खिलाफ हो, तो ऑक्सीडेशन के खिलाफ एंटी। एंटी क्या है, रूड वर्ड है, अपोजिट के लिए, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, तो फैट्स और ऑयल्स वाले फूड जो होते हैं उनमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके और वो ख़राब ना हो। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या है, या तो हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखें उन सब सामानों को, जिससे कि फिर एयर के कंटेक्ट में नहीं आएंगे फूड मटेरियल, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये दो आपको पता चल गए प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। Do you know that nitrogen? Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? क्या आप जानते हैं, जो चिप्स हम खाते हैं, लेज हो गया और भी डायमंड हो गया, जो भी है, तो इनका क्या है, जो ये चिप्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं, जो चिप्स के बैग्स होते हैं उनमें क्या करते हैं, एक गैस को फिल करते हैं। वो गैस क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे कि वो उन चिप्स को ऑक्सीडाइज्ड होने से बचा सके, राइट। तो ये आपको पता चल गया होगा कि उन चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये आज ही के लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है, तो पूरा वही आपको लिखना है, उसकी रिएक्शन भी लिखेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा कोई एग्जांपल जो 1.10 एक्टिविटी के अलावा, तो हमने पढ़ा था अभी, कौन सा, 1.2 एक्टिविटी में जो लेड नाइट्रेट वाला, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है, तो वहाँ से लिखना है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो रिएक्शंस लिखी है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, वो देखते हैं। तो ऐसे ही आपको एमसीक्यू में भी पूछ ही सकते हैं। तो आपको ऐसे रिएक्शन दी होगी और उसमें ऑप्शन नीचे दिए होंगे, आपको बताना होगा। सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो Na2O हो रहा है, तो सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है, Na2O बन रहा है, तो सोडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। और रिड्यूस तो कुछ हो ही नहीं रहा अभी इस वाली रिएक्शन में। तो नेक्स्ट है हमारा कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन, ये वाली रिएक्शन तो अभी हमने पढ़ी है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। ये कॉपर ऑक्साइड का क्या है, ऑक्सीजन इसमें से हट रहा है और कॉपर बढ़ रहा है सिर्फ, तो यानी ये रिड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और व्हाट हैव यू लर्नड है, फिर एक्सरसाइज की देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट।
ये जो रिएक्शंस दी हुई हैं उनके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी जो है इनकरेक्ट है, राइट। तो वो है हमारा लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इनकरेक्ट बतानी है, ये ध्यान रखना है, करेक्ट नहीं। ये ये एमसीक्यू है एनसीईआरटी के, तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होने चाहिए। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या बोल रहा है वो, तो हमें ये पहले तो देख लेते हैं। लेड, ये जो लेड ऑक्साइड है इसके साथ कार्बन है, फिर लेड हमें अलग से मिल रहा है CO2। तो हमें दिख रहा है, अगर हम अभी ऑप्शंस ना देखें तो क्या है, का लेड जो है, लेड के साथ ऑक्सीजन था और सिर्फ हमें फिर प्रोडक्ट्स में लेड मिल रहा है। तो यानी कि ऑक्सीजन हट गया लेड के साथ, तो लेड क्या हो गया, उससे रिमूव हो गया ऑक्सीजन, तो लेड का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन हमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कार्बन में, तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इनके जो है हम ऑप्शन से भी करना देख लेते हैं कैसे करते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन उस लेड के साथ हमें दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है फिर प्रोडक्ट साइड पे लेड अकेला है और ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ से हट गया, तो ये रिड्यूस ही हो रहा था। हमने पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन, रिमूवल ऑक्सीजन हो तो उसे हम रिड्यूस होता है वो वाला एलिमेंट। तो यानी कि ए वाली बात सही है, बताना हमें इनकरेक्ट है। तो ये तो सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये गलत बात हो गई, सी वाला सही है कि कार्बन हो रहा है ना ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो तो कार्बन जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके, अब बात समझ आई। ये जो पहला, ऐसी जैसे मैंने ये कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला बताया, ऐसे ही यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना कि लेड। जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट की साइड पे वो थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा था, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा था। ऐसे ही लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है। तो दो गलत चीज़ें क्या हो गई हमारे, ऑप्शन ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन बी, है ना। तो ये ऑप्शन ए और बी यानी फर्स्ट जो है ये हमारा आंसर है इसमें, कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है। Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स यू Al2O3 एंड 2Fe। तो हमें दिख रहा है इसमें क्या पूछ रहा था, अब रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने बताया था ना, ये रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी रिएक्शन बताओ। तो ऐसे MCQs आ सकते हैं। तो ये इसमें क्या दिख रहा है हमें, Fe2O3 ये था, अब इसके साथ Al ने इसको हटा दिया और खुद जुड़ गया और Fe अलग से निकाल दिया, तो ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन नहीं। कॉम्बिनेशन में मैं देखा था कि दो एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे होते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट्स इसमें डिस्प्लेस नहीं हो रहे। डिकम्पोजिशन में एक जो है कंपाउंड ब्रेक डाउन होके मैनी प्रोडक्ट्स दे रहा होता है, तो ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डी, है ना। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टेक द करेक्ट आंसर। सॉरी। तो क्या बोल रहा है, जब अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे आयरन फिलिंग्स के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, chlorine gas and iron hydroxide are produced, no reaction takes place, iron salt and water are produced। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। HCl और क्या था, आयरन था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो पार्ट 1 जाके ज़रूर देखिए वीडियो का। वाई शुड केमिकल इक्वेशंस भी बैलेंस्ड हो, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस क्यों करते हैं, ये भी रीज़न उन्होंने बताया था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसे हमें मेंटेन करना होता है। जो क्या था, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो जितना टोटल मास जो है एलिमेंट्स का रिएक्टेंट साइड पे होगा, उतना ही टोटल मास जो है प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स का होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। या फिर
हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट साइड दोनों में इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एलिमेंट्स जो है ना ही रिमूव होंगे, ना ही कोई नया एलिमेंट आके जुड़ जाएगा, और जो एलिमेंट्स हम रिएक्टेंट साइड पे ले रहे हैं वही जो है प्रोडक्ट साइड पे दिखेंगे। तो कुछ भी जो है रिमूव या डिसअपेयर या एडिशन अलग से नहीं होता है। जो हमने रिएक्टेंट साइड पे लिया है वही हमारे को प्रोडक्ट साइड पे दिखेंगे एलिमेंट्स, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हो जाता है, इसलिए हमें न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, बट एलिमेंट्स सेम रहते हैं। ये पूरा मैंने फर्स्ट पार्ट में समझाया था कैसे क्या होता है, वही हमें आंसर लिखना है। मेन बात यहाँ पे हमें लिखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें सेटिस्फाई करना होता है, इसलिए केमिकल इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना ज़रूरी है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको हमें केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन अमोनिया। तो हाइड्रोजन को तो हम ऐसे लिखते हैं, नाइट्रोजन गैस को हम ऐसे लिखेंगे, और इसका अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3 होता है। अब इसको हमें बैलेंस भी करना है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 है, और इस यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 3 है। ठीक है, और एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं साफ तरीके से। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स यू NH3। तो यहाँ पे ये 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे 1 है ना। अब दोनों को हमें बराबर करना है, कैसे करें? चलो नाइट्रोजन को तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया, पहले हमने नाइट्रोजन को ही कर लिया पहले। तो जब ये 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? मैंने बताया था कि ये इस पूरे के साथ होता है, हमने देखा था तभी हम बॉक्स बना रहे थे। बैलेंसिंग में हमने देखा था तभी हम कंपाउंड के चारों तरफ बॉक्स बना रहे थे। इसका मतलब ये था कि जो भी हम आगे कोफिशिएंट या मल्टीपल ऐड करेंगे वो दोनों के साथ होगा। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए, और ये कितने हो गए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 होगा अब यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी 2 है, तो इसको हम 6 कैसे बना सकते हैं, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे हम 3 लिख दें। तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या होगी? 3H2 प्लस N2 गिव्स यू 2NH3। ठीक है, तो ये ऐसे में लिखना है। ये नहीं, ये मत इसमें बोला भी है बैलेंस दैम, और अगर उसने नहीं भी बोला कि बैलेंस करने को, तब भी हमें बैलेंस ही लिखनी है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन सल्फाइड अभी बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला ये होता है प्लस ऑक्सीजन। बर्न्स इन एयर बोल रहा है ना, तो ऑक्सीजन ही होगा, मैंने बताया बर्निंग की जब आता है ऑक्सीजन आएगा। बनेगा क्या, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस करके लिखना है, तो बैलेंसिंग बता दी है, तो इसको आपको खुद बैलेंस करना होगा, मैं बस सीधा बैलेंस करके बता रही हूँ कि कौन सी क्या होगी। ये 2 हो जाएगी, वाटर के पास भी लगेगा, हाँ 2 लगेगा इसके साथ। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। थी थर्ड है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये वाली रिएक्शन मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ, तो वहाँ से देखिएगा। ठीक है, दी भी हुई है शायद NCERT में। बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 होता है, गिव्स यू AlCl3। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ ये आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझना है तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, तो ये ऐसे लिखनी है और इसको बैलेंस करना है। मैंने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में मैंने ये दी हुई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट इज पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, आप वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो H2O क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन तो ऐसे लिखेंगे। अब इसको हमें फिर से वही कर लेना है, बैलेंस कर लेना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं करवा भी चुकी हूँ पहले भी।
कैसे बैलेंसिंग करने हैं, तो ये खुद प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये जो फॉलोइंग रिएक्शंस हैं इनकी भी केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ऐसे लिखते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है, ठीक है, ये हमें दी हुई थी स्लेग लाइम और क्विक लाइम वाले टॉपिक में, तो वहाँ से आपको लिखनी है ये। दूसरा क्या बोल रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट्स, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट लिख लेते दोबारा, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या देगा, जिंक नाइट्रेट, जिंक NO3 2 प्लस सिल्वर। अब इसको बैलेंस करना है, 2 2, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स यू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, कॉपर एल्यूमिनियम 11326 यहाँ पे 3 2 3, ठीक है, ये होगी बैलेंस इक्वेशन। और ये साथ में ऑक्सीजन, ये इसके साथ भी 2 लगेगा। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड सॉरी पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 गिव्स यू PaSO4 प्लस KCl। ये हमने अभी रिएक्शन जो है उसमें भी अभी एनसीईआरटी में अभी भी पढ़ी है, उसमें सिर्फ क्या था, यहाँ पे सोडियम दिया हुआ था पोटेशियम की जगह पे, है ना। बाकी रिएक्शन वही हो रही है, यहाँ पे हमें NaCl मिल रहा था क्योंकि हमने सोडियम यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं तो पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। बात समझ आ गई। तो अब इसको बैलेंस कर लेंगे वैसे ही, ये 2KCl हो गया, ये K2 BaCl2, ये सब बाकी सब सही है। नेक्स्ट रिएक्शन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, राइट। तो दिस इज जो पहले वाली है KBr होगा इसका फॉर्मूला, प्लस बेरियम आयोडाइड का क्या होना चाहिए, BaI2, क्योंकि बेरियम क्लोराइड का क्या लिख रहे हैं हम, BaCl2, आयोडाइड आ गया तो BaI2, अरे यार KBr प्लस BaI2 क्या देगा हमें, 2Ki प्लस BaBr2, इसके आगे भी 2 लगेगा। तो ये है हमारी पूरी रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, इन सभी की लिखनी है, तो ये सब ट्राई कीजिएगा अपने आप, राइट। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इनके बारे में भी मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है अच्छे से, पार्ट 1 और 2 जाके देखिए, इनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं पार्ट 2 में। वाइज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी मैंने समझाया था उसमें, पार्ट 2 में था आई थिंक। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए मैंने बोला बहुत ज़रूरी है देखना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट जो है रिलीज होती है या एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है या कह लीजिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो रेस्पिरेशन जो है ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि उसमें हीट या एनर्जी जो है रिलीज हो रही होगी। इस तो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक इसलिए बोल रहे हैं रेस्पिरेशन को, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। और एक्सप्लेन करने के लिए उसने बोला ही था कि हमें जो है कुछ भी काम करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है, रेस्पिरेशन के दौरान जो है क्या होता है फिर, और वो एनर्जी जो हमें ग्लूकोज वगैरह से मिलती है, ठीक है। जो फूड हम खाते हैं वही चेंज होता है ग्लूकोज में और फिर उससे एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान वही जो ग्लूकोज है वो जो हमने फूड से लिया है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड की वजह से ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ जो प्रेजेंट होती है हमारे सेल्स में, एयर, ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट होती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी जो है रिलीज होती है। एक पूरी इक्वेशन थी जिसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो ये आपको करनी है उस वाले पार्ट में से।
तभी मैंने बोला पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है चैप्टर 1 का देखना इंपॉर्टेंट है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, और इन रिएक्शंस के लिए इक्वेशन भी लिखो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट क्यों बोल रहे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि जो है कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स कंबाइन होकर नया सब्सटेंस दे रहे होते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है एक एलिमेंट, एक कंपाउंड या फिर कोई एक सब्सटेंस, और हमें दो प्रोडक्ट्स दे रहा होता है ब्रेक डाउन होके, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, whereas in decomposition reaction single substance break down to form two or more simpler substances, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन जो है राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो हमने कितनी सारी रिएक्शंस देख ली थी, एक सबसे ज़्यादा तो बार रिपीट हो गई वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैंने आप कितनी बार बता दी, या फिर और हमने क्या था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वाटर, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, राइट। और हमने इसी का उल्टा अगर हमें देखना हो तो हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखा था, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में किया था, और इसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोल रहे थे। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी, तो दोनों ही इसी से, ये इसकी रिएक्शन है और ये इसका रिवर्स है, इसे हम पानी बना रहे हैं, इधर हम पानी को स्प्लिट कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया, और भी दिए हुए हैं। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे जो है हमने पार्ट 2 में किए थे, तीनों के ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, और फिर उनकी डेफिनेशन भी लिखनी है, मैंने बताई थी, तो जाके वहीं से करिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, ये भी हम कर चुके हैं आज। तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है, इनके बीच का क्या डिफरेंस है, इक्वेशंस भी हमने कर लिए है। In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement of copper metal. Write down the reaction evolved. ठीक है, तो इसमें हम इसकी क्या रिएक्शन होगी, सिल्वर नाइट्रेट PgNO3 प्लस कॉपर गिव्स यू Cu, कॉपर नाइट्रेट बोलेंगे, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ये हो गई रिएक्शन, ये है इसकी रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर गिव्स यू कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। सिल्वर हमारा सॉलिड फॉर्म फिजिकल स्टेट होगी, ये हमारा एक्वस होगा क्या, कॉपर नाइट्रेट, ये भी हमारा सॉलिड होगा कॉपर, और ये कैसा होगा, ये एक्वस होगा, ठीक। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो यही हमने आज ही पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है और उसका एग्जांपल भी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच, ये भी आज ही पढ़ा है, पूरा वहीं से लिखना है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, ये आज ही पढ़ी एक्टिविटी, वो क्या था, वो कॉपर था, जो एक्स एलिमेंट पूछ रहे हैं। नेम द एलिमेंट एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ था वो क्या था, वो भी बताना है। तो ये तो हमने आज ही पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ से लिख सकते हैं आप आंसर। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, तो ये तो वैसे आना नहीं है आपको, उसमें पेपर में नहीं आना, बस हमने पढ़ लिया था। तो पेंट हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो है बचा सकें, कांटेक्ट जो है फिर एयर का नहीं आएगा, अगर हम पेंट कर देंगे तो आयरन और ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो वो हमारा होएगा ही नहीं, उसका करोजन नहीं होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय, ये भी हमने अभी लास्ट में पढ़ा है, क्योंकि जिससे कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सके, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जा सके, तो उनको हम रेंसिड होने से बचा सकते हैं, फूड आइटम्स को, या चिप्स कह लीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच, करोजन और रेंसिडिटी, ये अभी हमने आज ही पढ़ा है, तो ये पेपर में तो नहीं आना, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए पढ़ा दिया था, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का ही, राइट।
टिल देन आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जो भी डाउट्स, क्वेरीज और सजेशंस हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक